हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष। आज का जो टॉपिक है बोर्स मॉडल ऑफ एटम है। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना एक नया मॉडल प्रपोज किया जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। उसी न्यू मॉडल को बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहेंगे और आज का हमारा ये टॉपिक यही है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम में इंट्रोडक्शन मैंने क्लियर कट लिख दिया आपको। टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, नील्स बोर proposed a new model of atom based upon Planck's quantum theory. This new model is called Bohr's model of atom. Now the questions can arise कि what were the drawbacks of Rutherford's model। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि drawbacks of Rutherford's model क्या है। तो ये आ गया Rutherford's के मॉडल का ड्रॉबैक्स, एक बार अपन लोग देख लेते हैं। The first drawback was it was unable to explain the stability of atom. This is the first and most important drawback of Rutherford's model. रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने क्या कहा था कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड में रिवॉल्व करता है। जैसे यहां पर दिख रहा है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा हमेशा, जैसे कि सोलर सिस्टम का मॉडल होता है वैसे ही। उन्होंने बस ऐसा ही एक एक्सप्लेनेशन दिया था लोगों को कि सोलर सिस्टम जैसा होता है वैसे ही सेंटर में जैसे सन और उसके चारों ओर अपने रिलेटेड एक्सिस में दूसरे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा। तो उस थ्योरी को समझकर एक एटम की स्टेबिलिटी समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस यह आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई दोनों ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कितना छोटा है। अगर आप बोलोगे एटम की साइज और न्यूक्लियस की साइज, तो एटम का जो साइज होता है और न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये अराउंड 10 टू दी पावर -10 मीटर का होता है और न्यूक्लियस की साइज 10 टू दी पावर -15 मीटर का होता है। देखिए न्यूक्लियस कितना छोटा होता है एटम की तुलना में। ऐसे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सोलर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट लगाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा इंपॉर्टेंट खामी यह था कि सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट्स बड़े साइज के मैक्रोस्कोपिक है। हम तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं और ये चार्ज भी है। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम किस तरह से सोलर सिस्टम की बातों पर बिलीव कर सकते थे? तो वो तो बिल्कुल गलत ही जा रहा था। इन चीजों को और भी बल मिला जब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने डिस्कस की और उसको पढ़ा तो पता लगा कि whenever a charged particle like electron is revolving in a field of force like that of nucleus, मतलब यहां पर न्यूक्लियर फोर्स यहां से पॉजिटिव चार्ज लग रहा है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। whenever a charged particle like electron, this charged particle is electron, is revolving in a field of force like that of nucleus, न्यूक्लियस के फोर्स में ये रिवॉल्व कर रहा है। इट विल लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली। ये हर बार जब रोटेट कर रहा है तो ये एनर्जी लूज कर रहा है, रेडिएशंस के रूप में ये एनर्जी लूज कर रहा है। देखिए मैंने यहां पर बनाया, इट विल लूज एनर्जी in the form of electromagnetic radiations. This is because when a particle is revolving, it undergoes acceleration. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है, चार्ज पार्टिकल की खासकर बात हो रही है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, इट अंडरगोज एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। बार बार ये मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन में चेंजेस आएंगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ऑल्दो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, भले ही वो एक ही स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड में, लेकिन जितने देर तक ये रोटेट करता रहेगा इट विल लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन भी होगी। धीरे 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 ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास 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 ये स्पिरल रोटेशन के कारण करीब करीब आता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करते 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 इसके साथ आके कोलाइड कर जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द न्यूक्लियस एंड फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम विल कोलैप्स। यहां पर मैंने वो चीज लिखा है। दिस इज बिकॉज व्हेन अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इट अंडरगोज एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन even if the speed remains constant, thus the orbit of the revolving electron will become smaller. जैसे जैसे वो रोटेट करता रहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा and the time will come that after following a spiral path and ultimately the electron should fall into the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। इसका मतलब एटम वुड कोलैप्स, जो वास्तव में नहीं होता। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और इस दौरान घूमते घूमते हम अगर दूसरी थ्योरीज को लेकर चले तो वो
बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक कर जाएगा और ऐसे में एटम कोलैप्स होगी, जो कि वास्तव में नहीं होता। तो ये चीज रदरफोर्ड बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अगला इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है वो क्या है? अगला इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बताने पा रहा था, और ये भी नहीं बता पाता था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज क्या होती है। तो it was unable to describe the distribution of electrons and also the energy of electrons. So these are the major drawbacks of Rutherford's model. So what are the three drawbacks? Inability to explain the stability of atom, inability to explain the line spectra, and it was unable to describe the distribution of electrons and energies of electrons. इन चीजों को दूर करने के लिए ही बोर्स मॉडल दिया गया। तो चलिए बोर्स मॉडल को अब डिटेल में पढ़ते हैं। Now, as you have seen the drawbacks of Rutherford's model, it is pretty clear कि अब हम लोग बोर्स मॉडल क्यों दिया गया था ये तो समझ गए। नाउ ये इंपॉर्टेंट मुद्दे आएंगे सामने कि क्या वो बोर्स मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल की खामियों को दूर कर सकता था। तो वो चलिए देखते हैं कि करके क्या रदरफोर्ड के मॉडल को के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए बोर्स मॉडल में क्या क्या कहा गया। तो एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन में लेते जाते हैं। So we are coming towards postulates of Bohr's model of atom. So the first one is an atom consists of a small, heavy, positively charged nucleus in the center, and the electrons revolve around it. Electrons revolve around it in circular orbits. तो एटम के सेंटर पर छोटा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमती है, ऐसा बताया गया। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हेंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। देखिए, अगर हम एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसको समझाने के लिए कहें तो ये न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर ऑर्बिट से मान लेते हैं। मैं आगे का नहीं बना रहा हूं, इसको अगर पूरा से घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा। ये कुछ इस हिसाब से अरेंज कर लेते हैं और हम कहते हैं कि देयर इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज हेवी बॉडी एट द सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को नाम अपन लोग शेल भी कह सकते हैं, इनको शेल भी कहा जा सकता है। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, इनको शेल्स या ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं शेल और ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिनकी एक निश्चित एनर्जी होती है। यहां पर साफ साफ लिखा गया इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हेंस दीस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। तो ये जो आप एनर्जी लेवल देख रहे हो, जिसको फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल बोलोगे या शेल्स या ऑर्बिट्स बोलोगे, इनकी एक निर्धारित एनर्जी और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकते। जैसे रदरफोर्ड्स मॉडल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, उन्होंने कोई ऑर्बिट या फिक्स्ड प्लेस में रेवोल्यूशन के बारे में कोई बातचीत नहीं करी थी, इसीलिए वो स्टेबिलिटी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। जबकि बोर्स मॉडल में क्लियर कट बताया जा रहा है दे रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जिनकी एक निश्चित एनर्जी भी होती है, वो कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकते। दे विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दीस 2 पॉइंट। द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर डेजिग्नेटेड और नंबर्ड एज 1 2 3 4। जैसे आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, इनको 1 2 3 4 ऑर्बिट्स है, या लेटर्स के एल एम एन वगैरह वगैरह से भी अपन डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 और डेजिग्नेटेड एज के एल एम एन ओ पी एटसेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के सबसे करीब रहेगा वो 1 या के, जो उसके बाद है वो 2 या एल, जो उसके बाद है वो 3 या एम, जो उसके बाद है वो 4 या एन कहलाएगा। तो अब हमने बोला कि दे विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स? लेट अस गो विद द फॉर्मुलेशन। तो वी आर टॉकिंग इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसका जो फॉर्मूला बनता है ये है -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां पर कौन क्या है एक बार देख लेते हैं। ई एन मतलब एनर्जी इन द ऑर्बिट, एम मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is electronic charge which is 1.6 10 to the power minus 19 coulombs, n is the number of orbit, and h is Planck's constant as we can see. Now after putting the values of all these like mass of electron, electronic charge, h, Planck's constant value which is 6.6 10 to the power minus 34, we get different energy formulas like minus of 21.8 10 to the power minus 19 z square by n square. Here z is, here what is z? Z is atomic number.
Z is atomic number, remember. Z is atomic number and N is number of orbits, as I have already written. N is number of orbits. तो ये जूल पर एटम में फॉर्मूला मिल गया। इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करोगे तो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ध्यान में रखना कि ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसीलिए मैंने स्क्वायर 3 स्टार लगा दिया है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। वहीं किलो जूल पर मोल में -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल। तो ये 3 फॉर्मूले तो बिल्कुल याद करना, उसमें से ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स। What is radius? First of all, let us understand what is radius. Radius is distance of the electron. If we say here are electrons and this is the nucleus, so distance of the electron from the nucleus. इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है वो उसकी रेडियस है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में है के शेल में, तो यहां से यहां तक की दूरी r1, यहां से यहां तक की दूरी r2, यहां से यहां तक की दूरी r3। तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। हाउ वी कैलकुलेट रेडियस? रेडियस का फॉर्मूला है n²h²/4π²me²z। यहां पर वही h, n, m, e, z ये सब आप लोग जानते हैं, मैं बता दिया हूं आपको। और इसको रखने पर, इनकी वैल्यूज रखने पर ये वैल्यू निकल के आती है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। यहां पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट, z एटॉमिक नंबर, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 52.9 इंटू n²/z पिकोमीटर। उसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको भी निकाल सकते हो आप, ये फॉर्मूला से 2πe²z/nh। यहां पर वैल्यूज रखने के बाद फॉर्मूला बनता है 2.188 इंटू 10⁸ z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहीं इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.188 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। नाउ ये सब तो अपन समझ गए, एनर्जी कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, रेडियस मतलब कितनी दूरी पर है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके अलावा अगला जो पोस्टुलेट है वो क्या है वो देखते हैं। Since the electron revolve only in those orbits which have fixed values of energy, hence electrons in an atom can have only certain definite or discrete values of energy and not any value of their own. This is expressed by saying that energy of electron is quantized. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोल रहा है समझते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं जिसकी एक निर्धारित एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी फिक्स्ड है। जैसे E1 पर अगर मैं रखूं तो -13.6 इंटू Z²/n², हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो -13.6 इंटू Z की वैल्यू 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इतनी ही होती है, इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती। उसी प्रकार अगर आप सेकेंड ऑर्बिट की बात करो तो -13.6 इंटू Z²/n² में Z की वैल्यू 1 रख लो, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू 1 होती है। और अब हम लोग सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, n की वैल्यू 2 रख दो, तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की भी फिक्स्ड है, सेकंड ऑर्बिट की भी फिक्स्ड है, वैसे ही थर्ड ऑर्बिट की भी फिक्स्ड होगी, फोर्थ ऑर्बिट की भी फिक्स्ड होगी। तो यहां पर वही क्लियर कर रहा है, सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी, हेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट वैल्यूज। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ही होगी, इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी होगी, तो ये वही बोल रहा है कि इट विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन, अपनी कोई खुद से वैल्यू नहीं बना सकता। इसका मतलब यह है कि हर एक ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स्ड होती है और इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही एनर्जी पजेस कर सकता है, कम या ज्यादा अपने मर्जी से नहीं पजेस कर सकता। इसका मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी इट इज फिक्स्ड एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑर्बिट वेयर इट इज प्रेजेंट। जिस प्रकार एनर्जी की बात क्वांटाइजेशन के साथ रिलेट कर दिएगा, वैसे ही कुछ और बातें और देख लेते हैं। लाइक एनर्जी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ऑल्सो हैव डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यूज एंड नॉट एनी वैल्यूज ऑफ इट्स ओन। जिस प्रकार एनर्जी की एक सर्टेन वैल्यू होती है, उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी सर्टेन वैल्यूज होगी, अपनी खुद की कोई वैल्यूज नहीं हो सकती। और उसको निकालने का तरीका यह है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये mvr एंगुलर मोमेंटम के लिए, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, h/2π, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कोई वैल्यू, सेकेंड ऑर्बिट में कोई वैल्यू। जैसे मैं एक निकाल के आपको बता देता हूं, जैसे मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट की बात करनी है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पर रख दो mvr इज इक्वल टू 1 इंटू h/2π, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया h/2π। वैसे अगर मुझे सेकेंड ऑर्बिट की बात करनी है,
सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 रख दो, तो mvr इज इक्वल टू 2h बाई 2 पाई, यानी h बाई पाई हो गया। उसी प्रकार थर्ड ऑर्बिट की बात करनी है, n की वैल्यू 3 रख दो, mvr इज इक्वल टू 3h बाई 2 पाई, यानी 1.5h बाई पाई। तो आप देख रहे होगे कि हर ऑर्बिट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is also quantized and angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi। तो h by 2 pi के साथ n की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3। तो इसका मतलब जैसे एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होगा। उसके बाद हम थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें जो बोर्स मॉडल में कहा गया उसको थोड़ा सा समझते हैं। बोर्स मॉडल में कहा गया कि whenever the electrons are in their lowest or normal energy state, they keep on revolving in their respective orbits without losing energy। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने रेस्पेक्टिव लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, जैसे कि मैं हाइड्रोजन के लिए यहां पर दिखाया हुआ हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, Z1 होता है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट या नॉर्मल स्टेट में मूव करता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो एनर्जी लूज नहीं कर सकता और ना ही वो गेन कर सकता है। तो यहां पर क्लियर कट है, एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट और गेन्ड कंटिन्यूअसली। दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। तो बोर्स ने यह परफेक्टली क्लियर कर दिया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल पर होता है और तो वो कंटिन्यूअसली मूव करने के दौरान ना तो एनर्जी लूज कर पाता है और ना ही गेन कर पाता है, और इस दौरान उसे हम नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब बाहर से उसे एक्सटर्नल एनर्जी दिया जाए। तो यहां पर ये लाइन मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी, ये पोस्टुलेट क्लियर होगी। व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इन देयर लोएस्ट और नॉर्मल एनर्जी स्टेट, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट और गेन्ड कंटिन्यूअसली, क्योंकि एनर्जी लॉस या गेन कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी ना तो लूज हो रहा है ना गेन हो रहा है, लेकिन क्या दूसरी ऑर्बिट्स में जाने पर या वापस आने पर एनर्जी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकती है? तो ये भी क्लियर कर दिया गया था कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। इलेक्ट्रॉन जब अपने नॉर्मल स्टेट में है ना तो एनर्जी लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, चुपचाप कंटिन्यूअसली वो रोटेट करे जा रहा है। लेकिन एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन द्वारा तभी संभव होगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, चाहे वो लोअर से हायर में हो या हायर से लोअर में हो। तो आइए समझते हैं क्या होता है। व्हेनेवर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मान लीजिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे हम बाहर से इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 1 में, और हमने इसको एनर्जी दिया। व्हेन एनर्जी इज गिवन इट इज एब्जॉर्ब, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फट से ये देखिए तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया, n इज इक्वल टू 3 में पहुंच गया। अब इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, क्योंकि वो जब अपने n इज इक्वल टू 1 वैल्यू वाले ऑर्बिट में था, वो अपने ग्राउंड स्टेट में था। जैसे ही इसे एनर्जी दी गई, ये जंप कर गया हायर ऑर्बिट में, और वो हायर ऑर्बिट में पहुंचते ही एक्साइटेड फॉर्म में आ गया, तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो हम यहां पर लिखे हुए हैं कि व्हेनेवर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एंड दिस स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली व्हेन यू से कि इलेक्ट्रॉन इज एट हायर एनर्जी लेवल, मान लीजिए ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, और ये n इज इक्वल टू 3 है। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका है, तो हायर एनर्जी लेवल पे वो अनस्टेबल होता है। अब वो क्या करेगा? लोअर एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करेगा। इस दौरान उसको एनर्जी एमिट करनी होगी। तो याद रखना, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और हायर एनर्जी लेवल से जब वो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में स्टेबिलिटी पाने के लिए आएगा, तब वो अपनी एनर्जी छोड़ेगा, एमिट करेगा। किस फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। तो एनर्जी इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स और कम्स बैक टू लोअर लेवल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, 3 से देखो 2 में या 3 से 1 में आए तो वो एनर्जी एमिट करेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और जब हायर से वापस लोअर में आएगा तो एनर्जी वो एमिट करेगा रेडिएशंस के फॉर्म में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। कितनी एनर्जी एमिट हुई, कितने एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, इसको निकालने के लिए एनर्जी डिफरेंस पता कर सकते हो आप। किस फॉर्म में? डेल्टा ई के फॉर्म में।
E2 माइनस E1। जैसे सेकेंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी, वो या तो ये E फाइनल भी बोल सकते हो, मतलब जैसे मान लो सेवेंथ ऑर्बिट में था तो सेवेंथ ऑर्बिट में कितनी है, फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंचा तो कितनी होगी, तो कितना एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ हायर से लोअर में जाने पर या लोअर से हायर में जाने पर, वो हम यहां इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब ये बोर्स मॉडल समझने के बाद बोर्स मॉडल की यूजफुलनेस अपन लोग समझ लेते हैं। इट कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नाउ वहां रदरफोर्ड्स मॉडल में क्लियर था कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, बट हमारा बोर्स मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाने में कामयाब हो गया। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एट इट स्टेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक वो अपने खुद के ऑर्बिट में है तब तक वो एनर्जी लूज नहीं कर सकता। जबकि हम लोग वहां पर पढ़े थे कि मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार एक्सेलरेटेड पार्टिकल मूव कर करके न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि वो कोलाइड कर जाएगा। लेकिन बोर्स ने क्लियर कर दिया कि एक निर्धारित ऑर्बिट में घूमते हैं, एक निर्धारित दूरी पर वो न्यूक्लियस से मेंटेन रहते हैं और वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल एटम की स्टेबिलिटी को परफेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए काफी था। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि इलेक्ट्रॉन कैनॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो वो न्यूक्लियस के पास आने वाला सवाल और स्ट्राइक करने वाला सवाल और कोलैप्स होने वाला सवाल खत्म हो गया और इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन हो गया। तो देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस डज नॉट अराइज। तो ये वाला प्रश्न बिल्कुल साफ सुथरे से बोर्स मॉडल क्लियर कर रहा था। अगला है इट कैन इजीली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल, लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, इस दौरान रेडिएशन एमिट होती है। तो कई सारे रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ वाले, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले एमिट होते हैं। तो उनका हम स्पेक्ट्रम बिल्कुल आसानी से पढ़ पा रहे थे। इट कैन प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एक नोट पॉइंट जो अपन को क्वेश्चन बना के देता है कि कितनी लाइट एमिट होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कारण। ट्रांजिशन मतलब लोअर से हायर, हायर से लोअर, ये सब। तो वो ट्रांजिशन के दौरान जो आप क्वेश्चंस पाओगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट से, वो देख लेते हैं। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ये थ्योरी प्लैंक्स के कई सारे पॉइंट्स को यूज करता था। तो डेल E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, आपको पता है। तो एच इंटू न्यू ऐसा लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी जो हमको करना है, निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, E2 माइनस E1 अपॉन एच करके। और हम ये भी जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू व्हाट, C बाय लैम्डा। तो एच न्यू के जगह आप C बाय लैम्डा लगा दो, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा हो गया। यानी लैम्डा भी निकाल सकते हो HC अपॉन E2 माइनस E1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो HC अपॉन डेल्टा E, ऐसा भी आप लिख के दिखा सकते हो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुलनेस ऑफ Bohr's model कि it can easily explain the stability of atom, it can easily explain the line spectrum of hydrogen and how to do calculations. The formula is also ready. तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको Bohr's model बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन Bohr's मॉडल कितना भी अच्छा हो कुछ तो डिफेक्ट्स होंगे। तो एक बार उसके डिफेक्ट्स भी। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ Bohr's मॉडल ऑफ एटम। बहुत अच्छा मॉडल इन्होंने दिया था, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है वो आप देखते हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा था इस वीडियो में, तो मैं बार बार हाइड्रोजन 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 की बात कर रहा था, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन को छोड़कर अब दूसरे जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन वगैरह जिस टाइप के एटम्स को ले हो जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, उनका लाइन स्पेक्ट्रम आप समझा सकते हो। तो ये बोर्स मॉडल में क्लियर नहीं हो रहा था। तो इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। हाइड्रोजन के लिए बहुत अच्छा था, लाइन स्पेक्ट्रम इन्हें समझाया, लेकिन हाइड्रोजन का समझाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए फेल हो गया। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होते हैं, तो उसको जीमैन इफेक्ट बोलता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये स्प्लिट होते हैं तो उसको स्टार्क इफेक्ट होता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल स्टडी और होने लग गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कई सारे वैज्ञानिक आके अपने थ्योरीज देने लग गया, तो वो जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं आपके बोर्स मॉडल, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है आपका बोर्स मॉडल। तो ये भी इसकी इनेबिलिटी थी। अगला, एटम अब 3 डायमेंशनल मॉडल में कैसा दिखता है उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया बोर्स से, तो वो भी समझा नहीं पाई। कई सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उसका किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के कारण शेप उत्पन्न होता है, तो वो भी नहीं समझा पा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि इन्होंने जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट था, जो अभी हम पढ़ेंगे कुछ समय पे, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी समझाने में ये थ्योरी
सफल नहीं हो पाया था। तो हालांकि बोर्स मॉडल बहुत अच्छी थ्योरी थी, लेकिन उनमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी थे। कौन कौन से डिस्प्यूट देख लेते हैं एक बार। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम नहीं समझा पाया, जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाया। It could not explain the three-dimensional model of atom. It could not explain the shape of molecules, and it could not also explain the de Broglie concept of dual nature and Heisenberg's uncertainty principle. So this was the drawbacks. I hope so these drawbacks will be clarified in my next videos. Thank you so much and keep studying and make your notes. This is a complete detailed notes. और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, please subscribe it and support the channel to get these type of videos further.